शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त उपस्थित शक्तियों को मेरा प्रणाम। हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक हरिंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण, अनमिल आखर, पृष्ठ संख्या 184। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी जांच के क्रम में मुंगेर जाना था। मुंगेर में कुछ परिचित भी थे। नीलम भी तैयार थी। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शशिभूषण वर्मा ने कहा, मैं भी चलूंगा। मध्याह्न के भोजनोपरांत सरकारी नई जीप से सभी रवाना हुए। नीलम, बच्चे और वर्मा साहब साथ थे, इसलिए हरिंद्रानंद स्वयं गाड़ी चला रहे थे। बढ़िया आकर वहां के प्रसिद्ध रसगुल्ले का रसास्वादन हुआ। अब तक अंधेरे ने अपनी धाक जमा ली थी। बढ़िया लखीसराय जिले का एक थाना है। इनकी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी। एक पुल को पार किया। बाद में लोगों ने बताया हरोहर नदी का पुल है। सच्चाई थी कि हरोहर नदी ने हरिंद्र को परेशानी में डाल दिया था। मानो समरूप नाम के कारण इन्हें विदाई देने को तैयार नहीं थी। जीप पुल से जैसे उतरी ही थी कि अचानक नई गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। नीलम और प्रोफेसर इन्हें घूरने लगे। कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज भी बदलने लगा। पल भर में झंझावात, खूब तेज वर्षा और पवन पागल, घुप अंधेरा, सड़क सुनसान। जीप को ठेल कर सड़क के किनारे किया गया। बारिश ने सबको भिगो दिया था। किनारे आते ही जीप गीली मिट्टी में फंस गई। वहां सभी निरुपाय, हताश और भयभीत भी। बगल से एक दो ट्रक गुजरे। नीलम ट्रक को रुकने के लिए हाथ देती रही, किंतु संवेदनशील क्षेत्र के कारण कोई ट्रक रुका नहीं। वहां बैठकर रात भी गुजारी नहीं जा सकती थी। उन दिनों अंधेरे में अगर 5 मिनट भी कोई ठहर गया तो चोर उचक के उसके कपड़े तक खुलवा लेते थे। यह बात हरिंद्रानंद को दंडाधिकारी होने के कारण पूर्व से ही ज्ञात थी। सभी भीगे हुए, ठंड से कांप रहे थे। बच्चे जीप में सिमटे हुए। लग रहा था जैसे महाकाल से नियंत्रित काल अतिशय क्रोध में है। 10 मिनट के बाद उसी तूफान के पीछे से एक ट्रक के बल्ब की रोशनी आती दिखाई पड़ी। यह तेज गति से जीप के सामने तक आया। ये उसे रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। आगे बढ़कर ट्रैक्टर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल नया था, उसकी ट्रॉली भी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली को बोलचाल की भाषा में टेलर कहते हैं। हरिंद्रानंद ने चालक से अपना परिचय दिया और अपनी विपदा बताई। उन्होंने कहा, आप लखीसराय तक जीप को टोचन करके पहुंचा दीजिए। ट्रैक्टर चालक ने आनाकानी की पर ज्यादा बोल नहीं पाया। उसने पूछा, रस्सी है? उत्तर ना में था, किंतु नीलम ने कहा, मेरे ब्रीफकेस में साड़ियां हैं, उसको बांधकर आप टोचन कर सकते हैं। तभी चालक ने ठंड से कांपते हुए खलासी से कहा, देखो टेलर में रस्सी है क्या? खलासी पीछे से बिल्कुल नई मोटी नायलॉन की लंबी रस्सी निकाल लाया जो लपेटे में थी। जीप टेलर में टोचन हुई। चालक और खलासी को ट्रैक्टर का हुड पानी से थोड़ा सा भी नहीं बचा पा रहा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। सभी जीप में थे। ट्रैक्टर धीमी चाल में चला। लगभग 1 घंटे लखीसराय बाजार पहुंचने में। रात के 11 बज रहे थे। तूफान अब थोड़ा धीमा हो चुका था। चालक ने ट्रैक्टर रोक दिया। उतर कर बोला, बगल के घर में जीप का मिस्त्री रहता है, आप लोग बनवा लीजिए। बाजार में पूरी तरह अंधेरा था। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली तो न जाने कब से गायब थी। जीप से लोग उतरे। सड़क के बगल का दरवाजा खटखटाया और जीप की स्थिति बताई। अभी हम क्या कर सकते हैं? सुबह कहिएगा तो बना देंगे, उसमें भी 4 घंटा लगेगा। क्लच प्लेट बदलना होगा। वह आदमी दरवाजे के भीतर ही खड़े खड़े बोला। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि भैया हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, कहाँ जाएं? बच्चे हैं, महिला है। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर बोला, आप लोग दाहिने वाले घर में जाइए, वहाँ थाने के बड़ा बाबू रहते हैं। बड़ा बाबू का दरवाज़ा खटखटाया गया। उन्होंने बताया कि बगल में पथ निर्माण का डाक बंगला है, आप लोग रात भर वहाँ आराम कर लीजिए। फिर ट्रैक्टर के चालक से अनुरोध हुआ। बोला, चलिए मैं ले चलता हूँ। उसने ट्रैक्टर घुमाया। हरिंद्रानंद ने टोचन जीप भी घुमा ली। मात्र 100 गज पर डाक बंगला था, सुनसान और वीरान।
परिसर बड़ा था पर कहीं कोई आदमी नहीं। देखा गया दूर एक बरामदे में कोई सोया है। लोगों ने उसे उठाया। उसने तुरंत डाक बंगले का फाटक खोला और तीनों कमरे खोल दिए। कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर लगा दी। बारिश रुक गई थी पर हवा अभी भी मतवाली। मध्य रात्रि होने को थी। किसी ने कुछ खाया नहीं था। चालक से ही पूछा गया, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बोला, ठहरिए मैं तुरंत लेकर आता हूँ। उसने टोचन खोला, फिर बंगले के पोर्टिको में टेलर सहित आया। आगे बढ़कर खलासी ने टेलर को ट्रैक्टर से अलग किया। नीलम 100 रुपये भोजन लाने के लिए दे रही थी। उसने इशारे से मना किया और ट्रैक्टर डाक बंगले से बाहर निकल गया। बच्चे इसी बीच सो गए। खिड़की थोड़ी खोल दी गई। कमरा कई दिनों से बंद था, सो हल्की उमस थी। लगभग 20 मिनट बीते होंगे। ट्रैक्टर हड़हड़ाते हुए पोर्टिको में आया। खलासी हरे बांस की एक टोकरी में 6-7 आदमियों के लिए प्रचुर मात्रा में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर आया था। एक मोमबत्ती बरामदे की ओट में जल रही थी। भोजन टोकरी सहित रख लिया गया। खलासी को अभी भी ठंड लग रही थी। आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? हरिंद्रानंद ने पूछा। नमक ढोते हैं, ड्राइवर बोला। बगल खड़े एक व्यक्ति से हरिंद्रानंद ने कहा, ट्रैक्टर टेलर का नंबर नोट कर लीजिए। जीप की मरम्मत के सिलसिले में बिल में लिखना होगा। टॉर्च से नंबर लिख लिया गया। कुछ और चाहिए? कांपते हुए खलासी ने कहा। नीलम ने 500 रुपये बढ़ाए। मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। चालक बोलते हुए बरामदे से उतर गया। उसने भोजन के भी पैसे नहीं लिए। ट्रैक्टर जा चुका था। भोजनोपरांत सभी सो गए थे। प्रातः की लालिमा। साथ आए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था ने बंगले की शांति भंग कर दी। बाहर चौक से चाय आ गई। जीप बनाने के लिए डाक बंगले में ही मिस्त्री आ चुका था। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मरम्मत के लिए जीप को ठेल कर पोर्टिको में लाया गया। मिस्त्री 2 थे। हेड मिस्त्री ने कहा, 1 बजे तक नया क्लच प्लेट लग जाएगा। 9 बजे के आसपास थाने से एक पुलिस पदाधिकारी आया। शायद रात की घटना से सशंकित थानेदार ने भेजा था। हालचाल पूछा और चले गए। नाश्ता और भोजन बाजार से मंगाकर हुआ। शाम ढलते ही सभी मुंगेर पहुंच गए। हल्की बारिश यहाँ भी हो रही थी। 2 दिनों के बाद वापसी। हरिंद्रानंद ने दूरभाष पर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को ट्रैक्टर और टेलर का नंबर लिखवाते हुए कहा कि ट्रैक्टर के मालिक का नाम पता बताइए। 1 दिन के बाद उनका फोन आया। भाई जी, दोनों नंबर हैं तो पटना जिला के ही, पर एक स्कूटर का नंबर है और एक मोटरसाइकिल का। साहब हतप्रभ। शाम में डेरे पर चर्चा चली। नीलम ने बताया कि डीटीओ साहब का फोन पहले ही आया था और मेरी बात हो चुकी थी। चालक ने ठीक कहा था, हम लोग नमक ढोते हैं। हरिंद्रानंद ने गंभीर और कृतज्ञता के स्वर में कहा। हरिंद्रानंद पटना सिंचाई भवन अवस्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। काम समाप्त हो चुका था, अतः उन्होंने गढ़बरुआरी के शमशान में इस वर्ष होने वाली शिव चर्चा का पंफलेट तैयार करना शुरू कर दिया। उसमें थोड़ा शमशान का वर्णन जरूरी था। अचानक एक व्यक्ति कमरे के भीतर आया। मंझूला कद, शरीर पर धोती और कमीज, ललाट पर लंबा चंदन का लेप, उसके मध्य टह टह लाल टीका, पांव में चप्पल। क्या है? साहब ने पूछा। सर, हम सचिवालय में ही बड़ा बाबू हैं। बैठिए, बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं सर, स्टेट बैंक जा रहा था, नेम प्लेट पढ़कर मिलने चला आया। सचिवालय में स्टेट बैंक की एक बड़ी शाखा थी जो अभी भी है। आगंतुक ने इन्हें कागज पर कुछ लिखते हुए देखा था। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, सर क्या लिख रहे हैं? मुझको शिव चर्चा करने एक शमशान में जाना है, उसी का पर्चा तैयार कर रहा हूँ। सर हम भी मदद करें? साहब ने कहा, 2 बज रहे हैं, आपका बैंक बंद हो जाएगा। बैंक तो कल भी खुलेगा सर, आपके दर्शन कहाँ होते हैं? कातर स्वर में बड़ा बाबू बोले। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक सुनाया। संस्कृत के शब्द अजीबोगरीब थे। हरिंद्रानंद ने कागज बढ़ाते हुए कहा, जरा लिखिए। वह श्लोक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पुनः उद्धृत है। डिम्बम डिम्बम सुडिम्ब पच पच सहसा झम्यम झम्यम प्रंझम्यम नृत्यंता शब्द वाद्य सृज मुरसी शिर शेखरम ताच्य पक्षे पूर्ण रक्ता स्वानाम यम महिष महाशृंग मादाय पाणो पायाद वो वंदे माना प्रलय मुदित दया भैरव काल रात्रया। बड़ा बाबू ने श्लोक का अर्थ भी स्वयं लिखा। डिम डिम बज रहे डमरू, पच पच ध्वनि करती, नाचती योगिनियां, यक्षिणियां और वाद्य यंत्र, नरमुंडों की माला तथा पक्षीराज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए
यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सींग को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आसव पीते हुए काल रात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न है। हम उनकी वंदना करते हैं। यह श्लोक और उसका अर्थ अक्षरशः वैसे ही लिखा गया है जैसा उसने कागज पर लिख कर दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद बड़ा बाबू चले गए। हरिंद्रनंद की प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पटना में कुल मिलाकर 20 साल का है। पूरी अवधि में उस वेशभूषा का कभी कोई आदमी नहीं मिला, न सचिवालय में न शहर में। बस एक याद बनी रह गई। यह श्लोक भी किसी किताब में पढ़ने को अब तक नहीं मिला है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।